नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं। रीतिकाल काव्य की रचना सामंती छत्रछाया में हुई, अतः उसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। रीतिकाल का कवि जनता का कवि न होकर राज दरबार का कवि था, अतः उसके काव्य में अलंकरण की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं श्रृंगारिकता का सहज पुटाना स्वाभाविक ही था। उसका संपूर्ण काव्य नारी के चारों ओर केंद्रित है और उसमें रसिकता की प्रधानता है। सामान्य रूप में रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। रीतिकाल के प्राय सभी कवियों को आचार्य बनने की धुन सवार हो गई थी। यद्यपि इन कवियों को आचार्यत्व में पूर्ण सफलता नहीं मिली, तथापि इन्होंने आचार्य कवि कर्म का त्याग नहीं किया। रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी में रूपांतरित करने का काम रीतिकालीन आचार्यों द्वारा किया गया है। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। केशव की कविप्रिया, चिंतामणि की ललित ललाम, गोप की रामचंद्राभरण, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रसविलास आदि ऐसी ही रीति निरूपक रचनाएं हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर अपने ग्रंथों की रचना की है, किंतु संस्कृत काव्यशास्त्र में जो सूक्ष्म चिंतन और विश्लेषण है उसका यहाँ नितांत अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कोई मौलिक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। यही नहीं, अपितु कहीं कहीं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षण भ्रममूलक हैं। इन्हीं सब कारणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु है श्रृंगार। इस काव्य में नक्षिक चित्रण के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विविध प्रकार से चित्रण किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेस भी नहीं है। नायिका के भेद के अंतर्गत भी श्रृंगार ही प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। रीतिकालीन दरबारी परिवेश एवं कामुक मनोवृत्ति के कारण श्रृंगार एवं उससे संबंधित विषय ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे हैं। इनकी श्रृंगारिकता में रूपलिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। अपने आश्रयदाताओं को भांति भांति की नायिकाओं के रूप और लावण्य चित्रण से मात्र उत्तेजित करना ही इनका उद्देश्य रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविगण कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति उनका मोह अति प्रबल था। वह प्रयत्नपूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे और इस प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने को विवश करते थे। वस्तुतः वे केशव की इस उक्ति के पक्षधर थे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित्र, अर्थात अलंकारों के बिना कविता सुंदरी सुशोभित नहीं होती, भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो। अपनी इस मान्यता के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का समावेश किया। अलंकारों के पीछे दौड़ने के कारण अधिकांश स्थानों पर काव्य विकृत हो गया है, क्योंकि वहाँ अनुभूति प्रमुख न होकर अलंकार का चमत्कार ही प्रमुख है। केशव में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राज दरबारों के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों में वृत्ति प्राप्त करते थे, अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की, तो सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा।
वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल बुंदेलखंड की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। अपने दोहों में ज्योतिष की अनेक उक्तियों का समावेश कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ज्योतिष शास्त्र में उनकी गहरी पैठ है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा लिया जा सकता है, सनी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहे, क्यों न नरपति हुए है भोगवे लही सुदेश सब देहे। रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्राय यमक, श्लेष और अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए बिहारी सस्सई का मंगलाचरण विषयक पहला दोहा लिया जा सकता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। यहाँ राधा की वंदना उतनी प्रमुख नहीं है जितनी श्लेष के चमत्कार द्वारा तीन तीन अर्थों की अभिव्यक्ति करना। झाई, श्याम एवं हरित द्युति पद श्लिष्ट हैं। रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य तो श्रृंगार ही है, तथापि उसमें भक्ति एवं नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियाँ यत्र तत्र उपलब्ध हो जाती हैं। रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। बिहारी सस्सई में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से इन कवियों ने नीति संबंधी उक्तियों को भी काव्य निबद्ध किया है। बिहारी सस्सई में नीति संबंधी अनेक दोहे उपलब्ध हैं। इसी प्रकार घाघ, बेताल, वृंद, गिरधर दास ने नीति संबंधी काव्य की रचना की है। वृंद सस्सई में नीति संबंधी बहुत ही सुंदर उक्ति है, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काग पिक, ऋतु बसंत के माही। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्शिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य सौंदर्य के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। उसके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का, अतः वह उनके अन्य पक्षों की ओर से नितांत उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों जैसे गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन एवं आलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुरूप प्रकृति भी संयोग काल में सुखद एवं वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। परंपरागत रूप में शरद ऋतु वर्णन एवं बारहमासी का चित्रण भी इन कवियों ने किया है, परंतु उसमें कोई नवीनता नहीं है। सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। रीतिकाल के कवि पद्माकर का बसंत वर्णन अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखी दीप दीपन में, दीपत दिकंत है, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगर्यो बसंत है। रीतिकाल में मुस्लिम शासन के विरोध में सिख, मराठा तथा अनेक रजवाड़े उठ खड़े हुए थे। इसलिए कुछ कवियों ने राज्याश्रय में रहकर अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया है। भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक इसके अनूठे उदाहरण हैं। भूषण के अलावा गोरेलाल पुरोहित और लाल कवि सुदन, जोधराज तथा मानकवि वीरगाथा चित्रण में निपुण थे। रीतिकाल में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तथापि रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की ओर ही अपनी रुचि प्रदर्शित की है। दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचना ही अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास इतना अवकाश नहीं था कि वे प्रबंध काव्य को सुनकर उसकी सराहना करते। कविगण तो एक ही दोहे या छंद में अपनी काव्य प्रतिभा का पूर्ण उत्कर्ष दिखाकर राजा महाराजाओं को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। बिहारी जैसे रस सिद्ध कवि ने दोहे जैसे छोटे छंद में ही गागर में सागर भर दिया था। उनके दोहे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल ने राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य पथ की याद दिला दी थी। भक्ति काल में जो ब्रज भाषा कृष्ण काव्य तक सीमित रही, रीति काल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग
200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर एक छत्र शासन करती रही। रीतिकाल में केवल ब्रज के कवियों ने ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। धन्यवाद।